अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर ENG 101 का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में मैंने आपको MCQs बहुत ज़्यादा डिटेल से समझा भी दिए थे, बता भी दिए थे, और ये पार्ट 2 है आपके लिए। आई एम रियली सॉरी फॉर डैट, ये थोड़ा सा जो है वो लेट है, बट मेरे पास टाइम नहीं था। ओवरऑल मैंने अपनी भी स्टडी करनी है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा आपके लिए जो है वो लेट हो गया। लेकिन मैं आपको इसको वक्तन फ़वक्तन जैसे मुझे टाइम मिलता है मैंने इसको जो है पार्ट्स में डिवाइड करके बना दिया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पार्ट 1 आपका जो है वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जो CS 101 है, पाक स्टडी, इस्लामियात, मैथ है 101, और पहले सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स हैं, दूसरे सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। CS 101 के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो वो लिंक जो है वो लाजमी देखें, ज़रूर विजिट करें, ज़रूर देखें, आपको इंशाल्लाह उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले तो हम जो है इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस आपको आपकी जो अनाउंसमेंट आई है उसमें क्या है, आपका 23 से लेकर, यहाँ पर मैं अगर इसको हाईलाइट भी कर दूँ तो 23 से आपका सिलेबस जो है वो शुरू हो रहा है और ऑलमोस्ट 45 तक जा रहा है। तो 23 से 45 तक है। तो हम चलते हैं सबसे पहले 23 लेक्चर पर। ओके जी, 153 पर आपका ये मौजूद है और हम चलते हैं 23 पर। तो देखें जी, सबसे पहले क्या है इसमें, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं MCQs आपने लाजमी करने हैं। अब हम इसके अंदर सब्जेक्टिव पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। अफेक्टिव सेंटेंस क्या होता है, मैं आपको थोड़ी सी डिटेल नहीं बताऊंगा, मैं मतलब इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू जो है वो देता जाऊंगा। तो आपने काइंडली वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि फिर बाद में आपके कमेंट्स आ रहे होते हैं कि शायद हमें इसकी फलां सब्जेक्ट की जो है वो समझ नहीं आई। इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट का भी रिप्लाई करके आपको कॉन्सेप्ट मज़ीद अच्छी तरह क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा, बट आप इसको कम्प्लीट वॉच किया करें। तो व्हाट इज़ इट दैट मेक्स सेंटेंस अफेक्टिव, वो कह रहा है कि आपकी ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आपके सेंटेंस को अफेक्टिव बना देती है। तो ये 2-3 पार्ट्स हैं, इसको आपने जितना ये जो है वो रिवाइज कर लेना है। सबसे पहले देखें, कोहेरेंस होनी चाहिए। कोहेरेंस किसे कहते हैं, आपका सेंटेंस रिलेटेड होना चाहिए। रिलेट करने का मतलब ये है कि मैंने कहा आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ, एंड और आई हैव सम बुक्स टू रीडिंग, मेरे पास कुछ ना कुछ किताब हैं पढ़ने के लिए। तो देखें अब ये थोड़ा सा सेंटेंस जो है वो यहाँ पर जो है वो रिलेट नहीं कर रहा। तो अब देखिए, मैंने कहा मैं एक लड़का हूँ और मेरे पास कुछ ना कुछ किताबें पढ़ने के लिए, तो ये एक इनफॉर्मल सी बात है। अब मैं कहूँगा आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ, एंड और आई एम 23 ईयर्स ओल्ड, मैं 23 साल का हूँ। या इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि आई हैव सम कार्स फॉर, या जो भी आप सेंटेंस को जो है वो रिलेट करके जो है वो बनाना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह एक ऐसे का टाइप होता है उस तरह से आप जो है अपना काम कर सकते हैं, उस तरह से आप अपनी परफॉर्मेंस को इंग्लिश के अंदर कोहेरेंस आपके सेंटेंसेस में होनी चाहिए। तो ये तमाम तर चीज़ें होती हैं जिनसे आप अपना जो सेंटेंस है, यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी का मतलब होता है इत्तेहाद होना चाहिए। इत्तेहाद से भी आप यही कह सकते हैं कि आपका जो सेंटेंस है वो आपको एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को जो है वो करना चाहिए, ये जो होते हैं ना, रिलेट करना चाहिए। तो इस तरह से बस आपने इसको पढ़ लेना है। बाकी इसकी डेफिनेशन आई थी, डिफाइन यूनिटी वगैरह, तो इन चीज़ों को आपने याद रखना है। अच्छा, ये भी आपके पेपर में पूछा जाता है कि यूनिटी के 5 पॉइंट्स लिखें, 2 या 3 नंबर का एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो इन चीज़ों को आपने जो है बस एज अ शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से याद कर लेना है। उसके आगे देखें, एग्जाम्पल दी हुई, एग्जाम्पल आपके MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, तो एग्जाम्पल को लाजमी देखा करें। अच्छा, ये प्रैक्टिस भी आ गई है, तो प्रैक्टिस को देखें जी। प्रैक्टिस क्या कह रहा है, आई वॉज रीचिंग डाउन टू पिक अप माई कैब जस्ट एज आई सा द 2 स्नेक्स। तो ये प्रैक्टिस आई थिंक इन्होंने आपको आगे एक्सरसाइज करके दी होगी, तो ये बस प्रैक्टिस आपने करनी है। अच्छा, पैरेललिज्म क्या होता है ये भी आपने याद रखना है। तो ये भी आपके इसमें पूछा जाता है कि आपकी डेफिनेशन आती होती है पास्ट पेपर के अंदर ना, तो इसको बस आपने याद रखना है। मैंने आपको पास्ट पेपर करवाने के बजाय जो है ना हैंडआउट्स को ज़्यादा तरजीह दी है, चूँकि हैंडआउट्स जो हैं ये आपके लिए ज़्यादा एक बेहतर हैं और यहाँ से आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाती है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं जी, कोहेरेंस क्या होती है। कोहेरेंस को भी आपने इस तरह पढ़ लेना है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं आपको इतनी डिटेल नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको बताता जाऊँगा व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट टू फाइनल पेपर। फाइनल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं आपको जो है वो बताता जाऊँगा। एरर्स आ गए हैं, सेंटेंस फ्रेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आपने अच्छी तरह रीड आउट करना है। आप लोग जो है वो थोड़ा सा अपना टाइम वगैरह बचा लेते हैं, जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, देखिए शॉर्ट नोट्स को ना किया करें काइंडली, क्योंकि अगर आप शॉर्ट नोट्स करेंगे उसके अंदर वो मटेरियल नहीं होता जो कि आपने पढ़ना होता है। आप अपने हैंडआउट्स को रीड करें, अगर टाइम है तो शॉर्ट क्वेश्चन को देखें, अदरवाइज अपने हैंडआउट से काम करें, आपका बहुत अच्छा CGP आ जाएगा। सेंटेंस फ्रेगमेंट और रन ऑन सेंटेंसेस, फ्यू सेंटेंसेस, कॉमा सप्लाई सेंटेंसेस, ये वो सेंटेंसेस हैं जो कि 2002 से लेकर 2020 तक हर पेपर में पूछे जाते हैं। मिसप्लेस और डेंगलिंग मॉडिफायर्स, ये लेक्चर जो 24 है ना, ये लेक्चर 24 कंप्लीट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने कुछ भी स्किप नहीं करना। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको आपने 1% भी स्किप जो है वो नहीं करना। हर चीज़ इसमें से देखें, ये मैं इसमें से कुछ भी आपको नहीं कहूँगा कि आप इसे छोड़ें, हर चीज़ इसमें से आपने लाजमी पढ़नी है। लेक्चर नंबर 25 आ जाए, एरर्स। एरर्स क्या होते हैं, देखें यहाँ पर भी 25 भी उसी पे बेस कर रहा है।
सबसे पहले आपका एमसीक्यू आता है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रन ऑन सेंटेंसेस, देयर आर बेसिकली 2 काइंड्स ऑफ रन ऑन सेंटेंसेस, और ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन सी हैं। एक तो फ्यूज सेंटेंस है और एक कॉमा सप्लाइज है। फ्यूज सेंटेंस क्या होता है, 2 or more sentences that run together with no marks of punctuation between them are said to be fused sentences। अच्छा, इसका मतलब क्या है, ये आपके मैंने अपने इसमें पार्ट 1 में भी बहुत ज़्यादा ये एमसीक्यूज आए हुए थे फ्यूज सेंटेंस के, और मैंने आपको वहाँ पे भी बहुत डिटेल से करवाया था, लेकिन मैं अब आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ। लेकिन जी पंचुएशन देखिए जी, यहाँ पे आपको इसने बताया हुआ है अ गुड वे। एक गुड वे होता है प्रीवेंट फ्यूज सेंटेंस का। कौन कौन सा गुड वे है पहले तो हम समझते हैं होता क्या है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि गुड वे क्या होता है। तो फ्यूज सेंटेंस हम कहते हैं कि जनाब आपने 2 बातें की हैं, जिस तरह से यहाँ पर इसने एग्जांपल दी हुई है, द 2 सेंटेंसेस और 2 कंप्लीट सेंटेंसेस थॉट आर सिंपली स्टक टुगेदर इन वन सेंटेंस। अब उसके अंदर हमने क्या करते हैं, जिस तरह यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है कंप्यूटर स्किल आर यूजफुल इन कॉलेज, ये अब आपने फुल स्टॉप नहीं लगाना। फुल स्टॉप लगाने के बजाय आप डायरेक्ट आगे सेंटेंस शुरू करते हैं, दे विल हेल्प यू इन गेटिंग अ जॉब एज वेल। तो अब देखें यहाँ पर आपने किसी भी पंचुएशन को जो है वो नहीं लगाया हुआ, तो कॉमा वगैरह को भी आपने यहाँ पर जो है वो मिसप्लेस किया हो, तो ये आपका फ्यूज्ड सेंटेंस है जहाँ पर आप जो है वो कॉमा वगैरह नहीं लगाते। तो आप जो है कॉमा लगाएं, फुल स्टॉप लगाएं और कुछ ना कुछ एप्रोप्रिएट वर्ड्स इस्तेमाल करें। एप्रोप्रिएट वर्ड्स का मतलब होता है मुनासिब जो अल्फाज होते हैं वो इस्तेमाल करें। कौन कौन से हैं, आई है, यू है, ही है, शी, इट वगैरह वगैरह। तो ये वो तमाम तर वर्ड्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करके अपने जो सेंटेंस है उसको फ्यूज सेंटेंस से बचा सकते हैं। एग्जाम्पल भी इसने आपको नीचे दे दिया और इसने आपको जो है वो सॉल्व भी यहाँ पर करके दिखा दिया है। इसको आप एक दफ़ा खुद से अच्छी तरह रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं कॉमा सप्लाइज पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये आपकी डेफिनेशन आती होती है फ्यूज सेंटेंस और कॉमा सप्लाइज, इसको आपने स्किप नहीं करना। कॉमा सप्लाइज क्या होता है, कॉमा सप्लाइज हम कहते हैं ये कनेक्ट करता है बाय यूजिंग वन ऑफ द सेम 3 मेथड सजेस्टेड फॉर कनेक्टिंग अ फ्यूज सेंटेंसेस। जिस तरह डिवाइड द कॉमा सप्लाइज इनटू 2 सेंटेंस, यानी ये डिवाइड कर देगा कॉमा सप्लाइज को 2 सेंटेंसेस के अंदर। इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको प्रैक्टिस में ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी। कनेक्ट करता है ये 2 कंप्लीट थॉट्स को, जो कि क्या करती हैं, प्लेसिंग होती है ज्वाइनिंग वर्ड्स के साथ। अच्छा, ये भी आपने याद रखना है व्हाट इज़ अ ज्वाइनिंग वर्ड। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंड बट और आर कॉल्ड ज्वाइनिंग वर्ड्स, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। एंड बट और आर कॉल्ड ज्वाइनिंग वर्ड्स। प्रैक्टिस आ गई है तो प्रैक्टिस देखिए आप इसने दी हुई है एंड के साथ इसने पीछे देखें यहाँ पर जो है वो कोमा भी इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये एग्जांपल होती है कोमा सप्लाइज की। कोमा के साथ आपने कोई ना कोई एप्रोप्रिएट ज्वाइनिंग वर्ड को इस्तेमाल किया है तो वो आपकी कोमा सप्लाइज की हो जाएगी। बाकी ये एक्सरसाइज आप लाजमी करें। इसके देखिए यहाँ पर आंसर्स लिखे हुए हैं, ये आंसर्स आपके एमसीक्यूज में आते होते हैं, इसको आपने स्किप जो है वो नहीं करना है। नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर पे आपका क्या है, अच्छा जी टेंसेस आ गए हैं, वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट्स वगैरह वगैरह। तो इसको आपने इस तरह पढ़ लेना है, जितना पढ़ना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ओवरऑल ये वाली जो आपकी एग्जांपल है ना, ये वाली जो मैं हाईलाइट दोबारा कर रहा हूँ अगर ये हो जाए तो। अच्छा, ये वाली जो एग्जांपल है ना, ये जहाँ पे आपका माउस आपको नज़र आ रहा है, ये आपके पेपर में एज इट इज़ आती होती है। इसको आपने इस तरह से जो है वो याद कर लेना है। आपको जो है वो प्रेजेंट टेंस की रिवीजन करवा रहा है तो टेंसेस आपको आने चाहिए। सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं। जिस तरह से यहाँ पर इसने आपको दिया हुआ है वो आपसे एमसीक्यूज में इस तरह पूछ सकता है, आई वर्क सिंगुलर है तो इसका प्लूरल क्या होगा, वो कहेगा व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड आई वर्क। तो आपको लिखा होगा यू वर्क, वी वर्क, दे वर्क। तो आई के साथ हम हमेशा क्या इस्तेमाल करते हैं, यू इस्तेमाल करते हैं। यू हमेशा वी में इस्तेमाल हो जाता है प्लूरल में, ही हमेशा दे में होता है, शी भी दे में होता है, इट में ही रहता है। तो बस आपने इसको अच्छी तरह से एज अ जो है अपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू याद कर लेना है। प्रैक्टिस आ गई है, प्रैक्टिस ज़रूर देखें, ज़रूर करें। ये एज अ ना एमसीक्यूज आपके पेपर में और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का ना आपसे एक्सरसाइज पूछी जाती है। 5 सेंटेंस होते हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह जो फाइनल टर्म का पेपर होगा ना आपका, जो 2021 में आएगा, जैसे ही मेरे स्टूडेंट्स वो अटैम्प्ट करेंगे मैं विद इन आफ्टर 5 मिनट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपका पेपर जो होता है, आप सबको पता है पेपर रिपीट होता रहता है। पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं, जिस तरह ग्रैंड क्विज में आते हैं, क्विज़ में आते हैं, इस तरह वो पेपर में क्वेश्चन आप में जब रिपीट होंगे तो आपने ऑलरेडी मेरी वीडियो देख के उसको याद किया होगा, तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन पे लाजमी प्रेस करें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन हर चीज़ का मिल सके। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो ये वाला भी आ गया, आंसर्स भी आपको इसके नहीं बता दिए और आपने अपने लेक्चर में प्रिपेयर किए होंगे। नहीं किए तो मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। देखें, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा होता है, और वर्ब तो हाँ, और ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम हो रहा होता है। वर्ब कहते हैं हम काम करने को। तो ये सब्जेक्ट वर्ब को वो कर रहा है और ये पंक्चुएशन वगैरह को यहाँ पर इसने इस्तेमाल किया हुआ है। इसको बस आपने ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो याद कर लेना है। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द क्रिकेट मैच। ठीक है, ये भी वही आपकी सारी एक्सरसाइज एग्जांपल्स हैं।
अच्छा ये देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनडेफिनेट प्रोनाउन सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ये आपको सारे नाम आने चाहिए, ठीक है। ये आपसे एमसीक्यूज आते होते हैं कि एवरीथिंग इज एन इनडेफिनेट प्रोनाउन सब्जेक्ट, डेफिनेट प्रोनाउन सब्जेक्ट या प्रोनाउन सब्जेक्ट। तो ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है, आगे डेफिनेट भी आएंगे। तो इनके आपने सारे नाम्स को अच्छी तरह याद कर लेना है। एनीबॉडी, एवरीथिंग, यानी कि देखें आपको ना याद करने का एक तरीका होता है। वो तरीका क्या होता है कि जो आपको सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट, जैसा देखें ईच, यानी अभी किसी को शो कर रहा है कि हर बंदा, यानी ईच पर्सन वुड बी डिनाइड टू सप्लाइड यू। तो इस तरह से बस आपने अपनी चीज़ों को जो है वो याद रखना होता है। तो ये आपने बस याद कर लेनी है एज अ एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। एमसीक्यूज में यहाँ से 2-3 एमसीक्यूज यहाँ से ज़रूर पूछे जाते हैं। बाकी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस ज़रूर करें। उसके आगे कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं जी? एग्रीमेंट रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू। प्रोनाउन अब आपको 2 पॉइंट ऑफ व्यू से बताएगा, एक होगा एग्रीमेंट और एक होगा रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू। एक्सप्लेनेशन आपने पढ़ लेनी है। प्रोनाउन एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन एंड देयर वर्ब एंड बिटवीन द नाउन एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग प्रोनाउंस। एग्रीमेंट क्या करता है? एग्रीमेंट क्या आपको नाउन में और प्रोनाउन के अंदर रिलेशन दे रहा होता है, रिलेट कर रहा होता है आपको। यानी कि नाउन होता है काम करना और प्रोनाउन होता है जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल कर दिया जाए। जिस तरह यहाँ पर देखें इसने बताया हुआ है आपको, एग्जांपल यहाँ पर इसने दी हुई है कि द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास नाउन है, क्योंकि नाउन होता है किसी भी चीज़ का नाम, यानी द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब उसके बाद इसने स्टूडेंट्स का क्या किया हुआ है? देयर का इस्तेमाल किया। अब देयर को इसने इस्तेमाल किया है स्टूडेंट्स के बजाय, तो ये इसका प्रोनाउन होगा। तो ये आपने बस बेसिक ग्रामर के जो रूल्स होते हैं ना, इनको याद रखना होता है। ये देखें इनडेफिनेट प्रोनाउन यहाँ पर दोबारा आ गया, और ये भी आपने याद रखना है। ये भी एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। द फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ इनडेफिनेट प्रोनाउन विच आर ऑलवेज सिंगुलर। हमेशा बात को याद रखें, जो इनडेफिनेट प्रोनाउन है ये आपका सिंगुलर रहेगा, ये कभी भी प्लूरल नहीं होगा। तो ईच भी सिंगुलर है, एवरीवन भी सिंगुलर है, और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। इन तमाम चीज़ों को आपने याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। प्रैक्टिस आ गई है, प्रैक्टिस ज़रूर देखें। वैसे प्रैक्टिस इतना कुछ आता नहीं होता, नहीं भी अगर आपने देखी हुई तो आपको इतना कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप एमसीक्यूज पर ग्रिप रखें अपनी। अब देखें, पहले इनडेफिनेट प्रोनाउन था ना, अब पर्सनल प्रोनाउन आ गया है। ये भी आपको आता होता है कि इनडेफिनेट प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं। अब यहाँ पर देखें यू है ना, अब आपसे पूछेगा यू जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है या इनडेफिनेट प्रोनाउन है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि यू जो है क्या ये सिंगुलर इनडेफिनेट प्रोनाउन है या सिंगुलर पर्सनल नाउन है। तो आपको पता है सिंगुलर पर्सनल नाउन है यू, और यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी है, बस आपने इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। इसको आपने स्किप आउट नहीं करना, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और यहीं से आपका सारा कुछ आ रहा होता है, ठीक है। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट पे देखते हैं आपके लिए क्या है। अच्छा, ये एक्सरसाइजेज होती हैं जो आपके पास, जो एक्सरसाइज होती हैं ना, सोल्व एक्सरसाइज, वहीं से आपका पेपर ज़्यादातर आ रहा होता है। तो अब जो 2021 में आएगी ना, वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा, जो मेरे स्टूडेंट अटैम्प्ट करेंगे, अगर उनको याद हुआ तो। वैसे तो जो है वो याद होगा उनको, इंशाल्लाह वो करेंगे। इंशाल्लाह मैं आपके साथ एज सुन एज पॉसिबल जो है वो चीज़ें जो है वो अटैम्प्ट करने की और आपके साथ शेयर करने की कोशिश भी ज़रूर कर दूँगा। वर्ड चॉइस आ गई। वर्ड चॉइस किसे कहते हैं जी? ये लेसन 2 पार्ट पे कंसिस्ट करता है। पहला पार्ट आपके पास है कि आपने किस तरह से यूज़ करना है अपने वर्ड्स को, चॉइस आपकी अच्छी होनी चाहिए। और दूसरा पार्ट जो है वो कंसिस्ट करता है कि आपके पास नंबर ऑफ वर्ड्स कैसे होने चाहिए। बस आपने इसको हैंडआउट्स को पढ़ लेना है। मैं आपको फिर कहूँगा शॉर्ट नोट्स में ना जाएं काइंडली। शॉर्ट्स नोट्स जो होते हैं वो आपके लिए नहीं होते। आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, 0 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आप बस कोशिश करें कि आप अपने हैंडआउट से ज़्यादातर अपना जो है वो जो कंटेंट है अपना हैंडआउट से पढ़ें। स्लैंग क्या होती है जी? When my mother saw, जब मेरी मदर ने देखा, माँ ने देखा या मेरी अम्मी ने देखा, मी जोंग्ड आउट ऑन द सोफा, शी लॉस्ट इट। अब देखें, इसका मतलब है कि जब मेरी मदर ने मुझे क्या किया? जोंग्ड किया। जोंग आप किसे कहते हैं जी? तो ये जोंग कोई वर्ड नहीं होता, इसको आप ना बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि ये कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। इसको बस एक इररेलेवेंट इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, इसका कोई मायने नहीं होता। आप इसे गूगल से भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए वो कह रहा है कि व्हेन माय मदर सॉ मी जोंग्ड। अब यहाँ पर आप इसे जोंग को इस तरह कर लें कि उन्होंने मुझे सोते हुए देखा, ऑन द सोफा शी लॉस्ट इट, वो खो बैठी क्या। अब यहाँ पर देखें इसका जो रिवाइज्ड है वो क्या होगा? व्हेन माय मदर सॉ मी स्लीपिंग ऑन द सोफा शी बिकेम एंग्री। उन्होंने जब मुझे अब मेरी माँ ने या मेरी मदर ने या मेरी अम्मी ने मुझे सोफे पे सोते हुए देखा तो वो गुस्सा हो गई या मुझसे नाराज़ हो गई। तो इस तरह आपने रिवाइज करना है। स्लैंग किस चीज़ को कहते हैं? स्लैंग बेसिकली मतलब नाम उसका होता है कि ये वैग्यू होता है। यहाँ पर देखें, यहाँ लिखा हुआ है मोस्ट स्लैंग टर्म्स आर ऑफन वैग्यू सबटाइटल्स और फॉर वन और मोर एग्जैक्ट वर्ड्स। यानी कि आप जो गलत चीज़ इस्तेमाल करते हैं, जो आपको टोटली मायने नहीं दे रहा होता, तो वो आपका स्लैंग होता है। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि बी केयरफुल, केयरफुल रहें राइटर्स, अवॉइड वीकिंग देयर राइटिंग विद स्लैंग। स्लैंग इज़ अ लिविंग थिंग नो डाउट।
ये भी एमसीक्यूज में आता होता है कि स्लैंग लिविंग है या नॉन लिविंग लैंग्वेज है। स्लैंग एक लिविंग लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा राइटर्स जो हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको राइटिंग का इतना अच्छा जो होता है वो एक्सपीरियंस नहीं होता, या वो इतना अच्छा वर्ड्स को यूज़ करना नहीं जानते होते। तो स्लैंग जो होता है डेट इज़ द लिविंग लैंग्वेज। तो ये एक लिविंग लैंग्वेज है, ये नॉन लिविंग लैंग्वेज नहीं है, इसको आपने याद रखना है। स्लैंग का चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी भी आपको आती होती है, यहाँ पर इसने दी हुई हैं, इसको बस आपने पढ़ लेनी है। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप अगर ये काम करेंगे तो आप बहुत अच्छा जो है वो सीजी पे अपना गेन कर सकते हैं इंग्लिश में। तो इसको आपने याद करना है, ये सारा जो टॉपिक है ना, सारा टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको आपने स्किप नहीं करना। वर्डिनेस आ गया जी। वर्डिनेस क्या होता है? सम वर्डिनेस शो ऑफ देयर कमांड ऑफ देयर लैंग्वेज बाय यूजिंग बिग डिफॉल्ट वर्ड। अब वर्डिनेस का मतलब ये होता है कि कुछ राइटर ऐसे होते हैं जो अपनी एबिलिटी दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं कि हम जनाब बहुत बड़े राइटर हैं। इससे भी आपको अवॉइड करना है। जिस तरह देखें, एक वर्ड यहाँ पर इसने एग्जांपल दिया हुआ है, अ लार्ज नंबर ऑफ। अब मैं आपको, इसने एग्जांपल नहीं दी हुई, मैं आपको खुद से एक एग्जांपल दे देता हूँ। देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स इन द हॉल। अब देखें, ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है। आप जो पढ़ा लिखा है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जिसे इंग्लिश का ज़्यादा नॉलेज है, वो तो समझ जाएगा जनाब देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी बहुत ज़्यादा लोग हैं हॉल के अंदर। अब इसके बजाय आप सिंगल वर्ड इस्तेमाल करें, देयर आर मैनी पीपल्स इन द हॉल। बहुत ज़्यादा पीपल हैं या बहुत ज़्यादा लोग हैं हॉल के अंदर, तो ये इसके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा जो वो लोगों के लिए जिनको इंग्लिश का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो वर्डिनेस हम कहते हैं वो अल्फाज जो कि राइटर अपनी एबिलिटी दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को इस्तेमाल कर देता है, उसके बजाय आप ये वर्ड इस्तेमाल करें। ये भी आपको आता होता है कि आ लार्ज नंबर ऑफ पीपल का जो है सिंगल वर्ड क्या होगा? डेट इज़ मैनी। तो ये भी आपने सारा टेबल जो है वो याद करना है, ठीक है ना, इसको भी आपने स्किप नहीं करना। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपको एग्जांपल दे रहा है, एग्जांपल्स आप अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आ गया आपके पास कोमा एंड अपोस्ट्रोफी। तो कोमा किसे कहते हैं? कोमा आप जब आपके पास दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं, उनको आप जो है सेपरेट करने के लिए कोमा का इस्तेमाल करते हैं, या जो डिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं, यहाँ पर इसने लिखा होगा। और अपोस्ट्रोफी क्या होती है? ये टू वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ पंचुएशन होते हैं, जिसके अंदर आप क्या करते हैं? कॉज करते हैं ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम फॉर द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, इसको बस आप याद रखिएगा। ये देखें जी, पंचुएशन डिपेंड अपॉन ग्रामर। ये भी आपका आता होता है कि पंचुएशन किस पर डिपेंड करती है? ये ग्रामर पर डिपेंड करती है। एज अ एमसीक्यूज आपसे ये भी पूछा जा सकता है। अब वो कह रहा है कि आपने अच्छा इस तरह के ना एमसीक्यूज, और यही आपका ज़्यादा आता होता है कि आपने कोमा को जो है वो लगाना होता है सेंटेंसेस के अंदर। तो ये आपकी जो है 2020 में भी आई हुई थी, और जब मेरा ये खुद का सब्जेक्ट था विजुअल यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मैंने भी इसको एज अ पेपर में 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन का अटैम्प्ट किया हुआ है। तो ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन मैंने भी अटैम्प्ट किया, और ये आप में भी आएगा। इसको आप लाजमी देखें, लाजमी विजिट करें। देखें क्या कह रहा है आपको, ये वाला जो है ना आपका पार्ट जो है कोमा स्प्लाइस का और ये कोमा का स्लैंग वगैरह का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन चैप्टर्स को अच्छी तरह ज़रूर रीड आउट करें। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, बिफोर लिविंग होम द चाइल्ड नैनी कलेक्टेड अ मिल्क बॉटल, अ बैग फुल ऑफ डायपर्स, अ ब्लैंकेट एंड अ रैटल। डायपर्स है, सॉरी, फुल ऑफ डायपर्स, अ ब्लैंकेट एंड अ रैटल। अब यहाँ पे इसने आई थिंक सो इसका करेक्ट भी दिया होगा। ये देखें यहाँ पे क्या होगा, बिफोर लिविंग द होम द चाइल्ड नैनी कलेक्टेड अ मिल्क बॉटल, कोमा। अब कोमा क्यों है? अब ये इंडिपेंडेंट क्लास है। अब आगे वो एक अलग बात कर रहा है कि आ बैड फुल ऑफ डायपर्स, यानी कि अब ये एक अलग जुमला आ गया, फिर उसके बाद कोमा आ गया। अब ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट था और एक रैटल थी। अब इस तरह देखें, आप इनको कोमा से सेपरेट कर रहे हैं, हर इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपने जो है वो सेपरेट कर दिया है। डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर हम कोमा का इस्तेमाल नहीं करते, और इंडिपेंडेंट के अंदर जो है हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कोमा के रूल्स हैं, इन कोमा के रूल्स को आपने अच्छी तरह जो है वो रीड आउट ज़रूर करना है, यही आपके रूल्स पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। और प्रैक्टिस वगैरह आ गई हैं, प्रैक्टिस ज़रूर करें। मैं आपको फिर वही कहूँगा, प्रैक्टिस आपने स्किप नहीं करनी, हर हैंडआउट्स को लाजमी विजिट करें। ये जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये भी आपके एमसीक्यूज़ में बहुत दफ़ा पूछा जाता है। ये एमसीक्यूज़ में मैंने आपको नहीं करवाया था, लेकिन ये एमसीक्यूज़ में बहुत दफ़ा आपसे जो है वो पूछा जाता है, 2020 में बहुत दफ़ा आया हुआ है। तो पार्ट 1 भी के साथ पार्ट 2 ज़रूरी होता है, तो पार्ट 2 ज़रूर आपने जो है वो कंप्लीट वॉच करना है आपको, ताकि हर चीज़ की समझ आ जाए। आई प्लस एम इक्वल टू आई कोमा एम, इसी का आई इट किसके बराबर है? डज नॉट, डू नॉट। यू वुड ज़्यादा आता होता है आपके पेपर में, शी विल भी बहुत ज़्यादा आता होता है, और यू विल भी आपके पेपर में जो है वो ज़्यादा आता होता है। तो इसको आपने जो है वो अच्छी तरह अपने माइंड में बिठा लेना है, इसको भी आपने जो है वो स्किप नहीं करना। ईजी है, मुश्किल नहीं है ज़रा सा भी। ये भी देखें, ये भी क्या है, ये भी आप बस ना अपने हैंडआउट्स लाजमी ज़रूर विजिट करें। अपने हैंडआउट अगर आप सारे पढ़ लेते हैं ना, तो आप अच्छे से अच्छा सीजीपी और अच्छे से अच्छा आपका पेपर हो सकता है। उसके आगे देखें जी, आंसर आ गए हैं। तो ये आंसर आपको बस वो आ सकता है कि जो होते हैं ना आपके पास जो कंपेरिजन होते हैं, वहाँ से आपने ढूंढ के एमसीक्यूज देने होते हैं। तो ये वही है, इसको भी आपने जो है वो एक दफ़ा पढ़ के जाना है।
पैराग्राफ रीडिंग आ गई है, पैराग्राफ की रीडिंग ज़रूर करें। आपका ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है पैराग्राफ में। आपने पैराग्राफ में करना ये होता है कि आपने अपने पैराग्राफ में से, आपको जो होता है एक पैराग्राफ दिया होता है, उसमें से आपने अपना जो होता है ना उसका टॉपिक सेंटेंस वो लिखना होता है, टॉपिक सेंटेंस आपने लिखना है। इसके अलावा आपने पैराग्राफ की डिटेल क्या है, आपका टॉपिक सेंटेंस किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये चीज़ें आपने अपने लेक्चर में पढ़नी है, इसको आपने स्किप नहीं करना है। तो आपको बस आना चाहिए। अच्छा, एक और बात, आपका या तो टॉपिक सेंटेंस जो होगा ना, या तो आपका टॉपिक सेंटेंस आपकी शुरू वाली लाइन में होगा, या आपका टॉपिक सेंटेंस है जो आपकी लास्ट वाली लाइन में आपको मिलेगा। इस चीज़ को बस आपने पढ़ लेना है। तो यही सारे जो आगे हैं ना, आपको तकरीबन यही हैं। हम नेक्स्ट पे जाते हैं और ये देखें, अभी यूनिटी, कोहेरेंस और ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको अभी बता दिया। यूनिटी क्या होता है, कोहेरेंस क्या होता है, और ये भी बस आपने एक दफ़ा इसको देखें। ज़्यादा काम आपका खुद का करने वाला है, खुद से इसको ज़रूर रीडिंग करें, ज़रूर रीड आउट करें। नेक्स्ट पे जाते हैं। अच्छा, ये वाला जो है यहाँ पर एक टेबल गुजरा है, इसको भी देख लें। कॉलम ए, कॉलम बी, ठीक है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। अच्छा, ये आपने बात याद रखनी है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है। क्रोनोलॉजिकल हम कहते हैं नंबर वाइज को, यानी 1 2 3 4 5 6 ये आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। इसको भी अपने माइंड में बिठा लें। क्रोनोलॉजिकल ये आपके MGT 101 में भी है, उसकी प्रिपरेशन भी मैंने चैनल पर डाल दिया, ज़रूर देखें वो भी। ऐसे राइटिंग आ गया है, ये भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता होता है। इस दफ़ा आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, तो आपका या तो कोमा वाला आ सकता है इंग्लिश में क्वेश्चन, या आपको जो है ये वाला आ सकता है कि आपने क्या करना है, आपने एक ऐसे लिखना है। आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा और उसमें आपने ऐसे ज़रूर लिखना है। अच्छा, ये भी आपने बात याद रखनी है, जब आप ऐसे लिखेंगे ना, तो आपका ऐसे लिखते वक्त बस आपने ऐसे वगैरह जो लिखना है, तो आपने अपने माइंड में ये रखना है कि आपने अपने ऐसेस को जो है अच्छी तरह से उसका यूनिटी, कोहेरेंस वगैरह सेंटेंसेस का आपने अपने ऐसे में ख्याल रखना है। ये तमाम तर चीज़ें जब आपसे पूछी जाती हैं आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको यहीं से जज किया जाता है कि आपने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा हुआ। तो नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर है आपका, बस इसमें से यही आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। 34 ऐसे राइटिंग दोबारा आ गया। तो बस यही आपने चीज़ों को बस इसको पढ़ना है। आपने कैसे अपने पैराग्राफ को इंट्रोडक्शन देना है, या आप क्या अपने पैराग्राफ ऐसे हैं जिसको आप इंट्रोडक्शन वगैरह है वो दे सकते हैं। इसके अलावा आपने बॉडी में क्या लिखना है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रैक्टिस के लिए इन्होंने आपको दिया हुआ है। तो ये भी आपका आता होता है। देखें, ये जो कंक्लूजन है ना, एक पैराग्राफ आपको दे दिया जाता है। जिस तरह यहाँ पर ये देखें, ये एक पैराग्राफ है ना, अब इसका नीचे कंक्लूजन देखें, तो ये कंक्लूजन इसने 1 लिखा हुआ है। तो ये आपने पैराग्राफ को अच्छी तरह पढ़ना है। ज़रूरी नहीं है कि वह आपको अलग से पैराग्राफ देंगे, यहीं से आपका पैराग्राफ आ रहा होता है, ठीक है। तो बस आपने इस लेक्चर को भी अच्छी तरह पढ़ लेना है। इसके अंदर भी आपके सिर्फ रीडिंग वगैरह ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब आते हैं आउटलाइन पे। आउटलाइन किसे कहते हैं जनाब, आपकी जो होती है ना, ये बॉडीज़ वगैरह आपके पैराग्राफ की, वो तमाम तर चीज़ें आपकी आउटलाइन में कंसिस्ट करती हैं। बस आपने एक बात को याद रखना है, जिस तरह ये ट्रैफिक प्रॉब्लम इसने आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इस बस आप इसको इस तरह एक दफ़ा पढ़ लें, इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आगे आपके पास आउटलाइन आप किस तरह रिटर्न कर सकते हैं, किस तरह से राइट कर सकते हैं। जी, तो देखें क्या कह रहा है आपको, द राइटिंग ऑफ एन एसे या ऑफ एन आउटलाइन विल डिपेंड ऑन द पर्पस एंड द सब्जेक्ट ऑफ द एसे। वो कह रहा है कि जो आपका आउटलाइन होता है वो डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या है ऐसे पे। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इसने एग्जांपल्स दी हुई हैं, इसको भी बस आप अच्छी तरह रीड आउट कर लें। इसके अलावा यहाँ से भी कुछ नहीं आता होता। पैराग्राफ ज़रूर आता होता है, पैराग्राफ को लाजमी कंसर्न करें, पैराग्राफ को पढ़ें, पैराग्राफ आपसे पूछे जाते हैं। तो कुछ ये मैंने यहाँ पर देखी हुई हैं। अच्छा, ये भी आपने याद रखनी है अपनी, कि जो हिस्ट्री ऑफ पंजाब वगैरह है, इसको आप क्रोनोलॉजिकली आप लिखते होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। बस इन्हीं चीज़ों को आपने अच्छी तरह से जो है वो याद रखना है। उसके आगे देखें जी, रिसर्चिंग एंड सेलेक्टिंग एंड रिसर्चिंग एंड ऐसे टॉपिक। ऐसे टॉपिक किसे कहा जाता है, आपको एक ऐसे दिया जाता है, एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसके अंदर से आपने सर्च करना होता है। एक इंपॉर्टेंट MCQs ये है यहाँ पर कि ओके, यहाँ पे देखें, दे नो डेट वट आइडियाज़ वट कंटेंट दे वांट। ये बस आपने इस तरह लाइन पढ़ लेनी है। ये आपको ये बताना चाह रहा है कि जनाब आपने क्या करना है। तो देखिए क्या कह रहा है आपको, वट आइडियाज़ एंड वट कंटेंट दे वांट यू टू कवर इन योर रीडिंग एंड थिंकिंग अबाउट द टॉपिक। आपने इस चीज़ को याद रखना है कि आपके कौन से ऐसे आइडियाज़ हैं और आपका ऐसा कौन सा कंटेंट है जो कि आपकी रीडिंग को और आपकी थिंकिंग को आपके टॉपिक से अकॉर्डिंगली जो है वो अरेंज करता है। तो बस इसी चीज़ों को आपने याद रखना है। यहाँ से भी बस आपके लिए सिर्फ आ सकता है। आगे देखें जी, एकेडमिक एसेज क्या होती हैं, इसको भी आप अच्छी तरीके से एक दफ़ा पढ़ ज़रूर लें। ये आपका एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया, इसको बस आप इसको इस तरह पढ़ लें। उसके आगे देखें कैरेक्टरिस्टिक, ये इसने यहाँ पर आपको एक शॉर्ट फॉर्म में दे दी है, आप इसको याद कर लें और उसको एज अ MCQs पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ लें। और ये वाले जो मैंने हाईलाइट किए हैं, इसको बस आप एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर भी कोई इतना इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है बस, लेकिन आपने पढ़ना इसको सारा है ताकि आपकी अच्छी तरह प्रिपरेशन हो जाए। टेक्स्ट की बात कर रहा है, टेक्स्ट किसे कहते हैं, ये जो आप लिखते हैं ना, जिस तरह ये आपके पास एक लाइन है, ये लाइन लिखी हुई आपका टेक्स्ट कहलाता है। बस आपने ये भी याद रखना है
कि व्हाट इज़ द टेक्स्ट, टेक्स्ट इज़ रिटन फॉर्म अबाउट एनीथिंग। आप कोई भी चीज़ अपने हैंड से या कंप्यूटर से लिख लेते हैं तो वो आपका टेक्स्ट बन जाता है। तो अब नीचे चलते हैं अपने लेक्चर में और फिर देखते हैं। देखिए इसका यहाँ पर मेन पॉइंट है, देयर आर 3 मेन पैटर्न फॉर ऑर्गेनाइजिंग द बॉडी ऑफ एन एसे। 3 जो पैटर्न होते हैं बॉडी को जो ऐसे की ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए, यानी ऐसे की बॉडी को 3 वे से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फर्स्ट आपके पास है लीनियर, सेकंड आपके पास है स्पैटिकल रिलेशनशिप और थर्ड वन आपके पास है कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। तो लीनियर में आप क्या करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था ऐसे में ऊपर से, तो अब यहाँ पर उसने आपको प्रॉपर एक शक्ल में एक दे दिया आपको लेक्चर की सूरत में कि लीनियर रिलेशनशिप के अंदर आप अपनी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को देखते होते हैं। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पे मैंने आप लोगों से कहा है कि आप कायदे-ए-आज़म पर एक ऐसे लिखें, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कायदे-ए-आज़म पैदा कब हुए आप वो लिखेंगे, फिर उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया, यानी हम डेट्स को जो है वो क्रोनोलॉजिकली लिख रहे होते हैं कि वो 1877 में पैदा हुए, उन्होंने फॉर एग्जांपल फ़लाँ में उन्होंने ये पास किया, फिर उन्होंने एफ़ए का इम्तिहान इससे आगे 2 साल बाद पास किया, फिर उन्होंने बीए किया, फिर वो इतने में सियासत में आ गए, पाकिस्तान उन्होंने ऐसे बनाया, ये किया। तो ये तमाम तर चीज़ें आप क्रोनोलॉजिकली लेके चल रहे होते हैं। तो आपने पैराग्राफ में ये भी ख्याल रखना है कि आप अपनी जो डेट्स हैं जिस तरह 1 2 3 4 5 6 वगैरह वगैरह क्रोनोलॉजिकल लेकर चलें। नेक्स्ट पे देखते हैं, और ये मैंने आपको भी पहले भी थोड़ी देर वीडियो में बता दिया है, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस को ज़रूर देखें, यहाँ से आपका पैराग्राफ आता होता है। उसके आगे ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको फ़िलहाल स्किप कर सकते हैं। 38 पे चलते हैं। यहाँ पर आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज क्या होता है और इफेक्ट क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, उससे आप में ये जो कॉन्सेप्ट है इस तरह क्लियर हो जाएगा। और स्टूडेंट्स ये देखें, ये प्रैक्टिस लाजमी करें, यहीं से आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनता होता है। इन प्रैक्टिस को आपने स्किप नहीं करना। जो आपके पास सोल्व प्रैक्टिस है ना, जो हलशुदा प्रैक्टिस है आपके पास, तो आपने सोल्व प्रैक्टिस को देख लेना है और उसी प्रैक्टिस को देखते हुए आपने क्या करना है, आपने जो अनसोल्व्ड प्रैक्टिस है उसको भी करना है, उसको भी देखना है। तो देखिए यहाँ पर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया, ये आपने पैराग्राफ पूरा पढ़ना है। मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ एज अ शॉर्ट फॉर्म कि होता क्या है, ये दोनों रिलेट करते हैं, यहाँ पर इसने लिखा हुआ है, तो इसको आपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। अच्छा आगे देखें, तो ये देखें इसने आपको एग्जांपल दी हुई है, बिकॉज ऑफ हिज डिप्रेशन ही रिमेन क्वाइट। अब यहाँ पर आपके पास वजह क्या है, बिकॉज ऑफ हिज डिप्रेशन, अपने डिप्रेशन की वजह से। अब इसमें अफेक्ट क्या आ गया आपके पास, ही रिमेन क्वाइट, वो क्वाइट है यानी वो खामोश है, ये आपका अफेक्ट है। किसकी वजह से वो खामोश है, डिप्रेशन की वजह से वो खामोश है। तो ये कॉज और अफेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। इसी तरह उसने दूसरी आपको एग्जांपल दी हुई है, वो आप एक दफ़ा खुद से रीड आउट करें, उसी की एग्जांपल है कि ही रिमेन क्वाइट वगैरह वगैरह। तो प्रैक्टिस लाजमी देखें, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट लेक्चर जो है उस पर चलते हैं, और प्रैक्टिस इसमें दी हुई है, प्रैक्टिस लाजमी जो है आपने कंसर्न करनी है। आगे आगे आपका स्पैटिकल रिलेशनशिप एंड क्लासिफिकेशन, इसके अंदर आप क्या करते हैं, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है वी शैल लुक, हम देखेंगे एट सम ऑफ कन्वेक्शंस दैट आर यूज्ड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पैटिकल रिलेशनशिप, spatial relationship not spatial relationship, and you will be provided with practices in writing spatial descriptions। आपको ये कह रहा है कि आप जो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना, थोड़ी सी आप अपने पैराग्राफ में एक्सप्लेनेशन जो देते हैं वो आपकी स्पैटियल रिलेशनशिप आ जाता है, यानी अब आप उसको रिलेट कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ हिस्ट्री से, कुछ ना कुछ आप कनेक्ट कर रहे होते हैं उसके अंदर, तो ये आपका रिलेशनशिप आ जाता है, आपको अपने नाम से भी पता लग रहा है। तो यहाँ पर भी कुछ आपको इसने एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, जिस तरह देखें, आई लिव इन कोयटा, मैं कोयटा में रहता हूँ, द कैपिटल ऑफ बलोचिस्तान इज कोयटा, तो जो कैपिटल है बलोचिस्तान का वो कोयटा है, अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान इज बलोचिस्तान। अभी तमाम द सेंटेंसेस एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका स्पैटियल रिलेशनशिप की एग्जांपल यहाँ पर आ जाती है। पेपर में नहीं आता होता, बहुत कम ऐसा होता है कि पेपर में आ जाए, लेकिन आपका एक बेसिक पैराग्राफ पेपर में आता होता है। उसके आगे चलते हैं, तो आपको पैराग्राफ वही आ गया। पैराफ्रेजिंग क्या होता है, पैराफ्रेज आपको पता है कि ये जो आपके होते हैं पैराग्राफ से आप लिखते होते हैं, तो इसके अंदर आप मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स और सेंटेंसेस वगैरह को इस्तेमाल करते हैं, वगैरह वगैरह, सिनोनिम्स आ जाते हैं। अच्छा ये भी आपने याद रखना है कि आपके जो सिनोनिम्स होते हैं ना वो आ रहे होते हैं, और इंग्लिश के अंदर आपको एमएस वर्ड ओपन करने की परमिशन नहीं होती। बाकी आप हर सब्जेक्ट में एमएस वर्ड ओपन कर सकते हैं, बट इंग्लिश में अगर आप एमएस वर्ड ओपन करेंगे तो आपका जो पेपर है वो कैंसिल हो जाएगा, या ऑटोमेटिकली आपका पेपर बंद हो जाएगा, क्योंकि आपने अपने पेपर में वायोलेशन की है, आप पेपर्स के रूल के खिलाफ गए। आपको पेपर्स में रूल्स पढ़ने हैं, पेपर किस तरह अटेम्प्ट करना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो आप ज़रूर देखें। तो यहाँ पर भी सिर्फ आपको प्रैक्टिस ही दी हुई है, बाकी आप प्रैक्टिस खुद एक दफ़ा रीड आउट करें, मेरा आपको यहाँ पे समझाने वाला कोई काम भी नहीं है। 41 देखें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। समरी क्या होती है, या ये आपका आता होता है, तो ये आपने डेफिनेशन याद रखनी है, डिफाइन समरी। तो यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए एक दफ़ा, ताकि आपको जो है इस तरह पता लग जाए होती क्या है समरी। तो यहाँ पर आपको बता रहा है
कि जो ब्रीफ और क्लियर इफेक्ट होता है ना, जिस तरह अगर आप लोगों को आप जूनियर क्लासेस में भी कर आए हुए हैं 9-10 में 11-12 में, तो आप लोगों को एक शेयर दिया जाता है, उस शेयर की जो आप एक्सप्लेनेशन लिखते हैं दैट्स एक्चुअली कॉल्ड द समरी। तो यही आपको बता रहा है। अब आप एक पैराग्राफ की भी समरी कर सकते हैं। तो आपको समरी पेपर में नहीं आती होती, बट आपको बस समरी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप किस तरह से समरी जो है वो कर सकते हैं। आपने कोई इतनी रेलिवेंट इंग्लिश नहीं लिखी होती, बस आपने पेपर में कुछ भी स्किप आउट नहीं करके आना, बाकी आप लिख सकते हैं अपने से। जो आप इतना आपका जो है वो नहीं देखा जाता कि आपको टेंस आते हैं नहीं आते, बस पेपर को अटेम्प्ट करना लाजमी है। 42 भी आपका जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंस एंड पैसिव सेंटेंसेस। तो यहाँ पर देखें, बेसिक फॉर्म आपने याद रखनी है। इट इज़ द फॉर्म इन विच वर्ब्स आर लिस्टेड इन द डिक्शनरी। इट इज़ यूज एट द प्रेजेंट टेंस फॉर ऑल सब्जेक्टिव एक्सेप्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। ये भी आपने याद रखना है कि बेसिक फॉर्म के अंदर आपकी एक्सेप्ट यानी सिवाय आप क्या करते हैं, पर्सनल जो सिंगुलर होता है सब्जेक्ट का, उसको आप इस्तेमाल नहीं करते। एग्जाम्पल दी हुई है, एग्जाम्पल आपके पेपर में आ सकती हैं। पास्ट टेंस फॉर्म है, ये भी आपने इस तरह याद करना है। तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया। इन तमाम चीज़ों को बस आपने इस तरह से एक दफ़ा पढ़ के जाना है, याद रखना है, अपने माइंड में बिठा के जाना है। तो पास्ट जो, अच्छा ये भी आपने याद रखना है कि जंप, जब इसकी थर्ड फॉर्म होगी ना जो पास्ट टेंस में, वो क्या होगी, जंप की, डेट इज़ द जम्प्ड, JUMPED। तो ED का जब हम इजाफा कर देंगे वो तो आपके बेसिक से पास्ट में चला जाएगा, इसको आपने अपने माइंड में रखना है। और जब आप बेसिक से प्रेजेंट में जाएंगे तो आप ING का इजाफा कर देंगे, जो कि यहाँ पर किया हुआ है। तो ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है, इन बेसिक कॉन्सेप्ट को आपने याद रखना है, यहीं से आपके जो है तो होते हैं वो MCQs आ रहे होते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं आपका, और मेन सेंटेंसेस आ गया, इनको आपने इस तरह पढ़ लेना है। देयर आर 6 मेन सेंटेंस इन द इंग्लिश, ये आपके MCQs में आ सकता है, बस इसको आप इस तरह याद रख लें। तो देखें टेंस है ना, इसकी एग्जांपल आपको दे रहा है। प्रेजेंट में आई जंप, पास्ट में आई जंप्ड, फ्यूचर में आई विल जंप, प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव जंप, पास्ट परफेक्ट में आई हैड, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, जंप्ड, और फ्यूचर में आई विल हैव जंप्ड। ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब को बस आपने इस तरह से एक दफ़ा पढ़ के जाना है, यहाँ से यहीं से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आ रहा होता है। बाकी इस चीज़ों को भी पढ़ लें। फ्यूचर टेंस, पास्ट है, इसकी एग्जांपल लिखी हुई है, और बाकी 2-4 एग्जांपल आप इसकी गूगल से लाजमी कंसर्न करें। वो बाकी मैंने इसके पास्ट में जो MCQ है वो करवाए हुए हैं। ये थोड़ा सा लंबा लेक्चर है और थोड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको आपने कंप्लीट अच्छी तरह से पढ़ के जाना है अपने पेपर के, जब आप पेपर में जाएंगे उससे पहले। उसके आगे देखें आपको क्या कह रहा है, वर्ड ऑर्डर क्या होता है। वर्ड ऑर्डर से ये आपको इसने पूरा एक पैराग्राफ बताया हुआ है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा। वैसे इसने आपको एग्जांपल भी दी है, अगर आप वर्ब को प्लस करेंगे ऑब्जेक्ट में तो आपके पास प्लेस और टाइम वगैरह आ जाएगा। यानी सब्जेक्ट और वर्ब का आपको पता है ना, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब कहते हैं किसको है, वर्ब का मतलब होता है काम करना, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिस पर काम हो रहा होता है। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ से आपको समझाऊँ तो आई जो है ये सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा होता है। वर्ब का मतलब होता है काम होना, यानी अब लाइक है पसंद करता हूँ, या पसंद करना एक काम है, वर्ब है। एनिमल्स वेरी मच, अब एनिमल्स क्या है, अब एनिमल्स पर काम हो रहा है, यानी कि मैं अब पसंद करता हूँ इनको, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इन कॉन्सेप्ट को आपने लेकर रखना है। बाकी एग्जांपल आप एक दफ़ा इसकी खुद से रीड आउट ज़रूर करें, इसको आपने जो है वो स्किप नहीं करना। प्रैक्टिसेस आपको दी हुई हैं, प्रैक्टिस लाजमी देखें यहाँ से। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर पे आपके, और नेक्स्ट लेक्चर क्या है अच्छा जी, आर्टिकल्स हैं एंड देयर यूज़। आर्टिकल्स का कहाँ यूज़ होता है, आपको पता है आर्टिकल्स होते हैं वो इंटरनेट पे बेतहाशा पड़े होते हैं। बस आर्टिकल का यूज़ आप इतना समझ लें कि आर्टिकल हम इंफॉर्मेशन देते हैं किसी को, ओवरऑल जितना कोविड-19 है, कोविड-19 पे कहते हैं आप आर्टिकल लिखें, तो आप पूरी एक रिपोर्ट बना देते हैं आर्टिकल्स की, आप जो होता है तो उसे हम आर्टिकल कहते हैं। तो यहाँ से भी आपने बस मेजर जो डेफिनेशन है उनको बस एक दफ़ा पढ़ के जाना है, मैंने हाईलाइट कर दी है, इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, इसके अलावा कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये आपने लाजमी याद करना है, देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स। जो डिटरमाइनर्स की टाइप्स होती हैं वो 5 बेसिक होती हैं, ये आपके MCQs में पूछा जाता है। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के साथ क्या यूज़ करते हैं, ओ, आ, एन एंड द। डेमोस्ट्रेटिव्स के अंदर हम दिस, दैट, दिस वगैरह वगैरह। तो इस चीज़ को आपने अच्छे तरीके से जो है वो पढ़ लेना है, हाईलाइट कर दिया है मैंने यहाँ पे, इनको आपने स्किप नहीं करना। बाकी फॉर्म ऑफ द आर्टिकल आ गया। पंचुएशन के अंदर आप क्या यूज़ करते हैं, आपको पता है पंचुएशन, अच्छा ये भी आपका ज़्यादा पेपर में आ रहा होता है पंचुएशन के हवाले से। पंचुएशन में आप कोमा वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी पंचुएशन की थोड़ी सी डिटेल जो है वो बता दी है, वही आपको यहाँ पे बता रहा है। आर्टिकल यूजेज देख लें, आर्टिकल के डॉग वगैरह, चाइल्ड है, ट्रेन वगैरह वगैरह, आप इसको एक दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ की समझ जो है वो आ जाएगी। नहीं आएगी तो कमेंट्स में मुझसे एक दफ़ा ज़रूर पूछ लीजिएगा। देखिए आगे काउंट नाउन्स क्या हैं, पी कुक्स वगैरह, दा पी कुक, आ पी कुक और खाली पी कुक, मैस नाउन, वाटर वगैरह वगैरह,
यहाँ से आपका पेपर इतना नहीं आता होता, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप इंशाल्लाह यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। बाकी जो एमसीक्यूज है मैंने डालने हैं वो लाजमी देखें, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट लेक्चर पे आते हैं फॉर्म्स एंड फंक्शंस। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, नोइंग अ लैंग्वेज मीन्स अ बीइंग एबल टू कम्युनिकेट वन आइडिया एंड ओपिनियन टू अदर्स। अब इसका मतलब क्या है कि आप एक आइडिया क्रिएट करते हैं, अब उस आइडिया पे दूसरों को भी आप ना बोलने का जो है वो मौका वगैरह दिया करें वगैरह वगैरह, ये इसका मतलब है। उसके आगे देखें उटरेंस क्या होती है, व्हाट आर द, ये बस आप एज अ एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ लें। शॉर्ट लॉन्ग यहाँ से नहीं आते होते, ना ही आज तक कोई ऐसा पास्ट पेपर मेरी नज़र से गुजरा है जहाँ से यहाँ से कोई शॉर्ट या लॉन्ग आया हो। बस एक एमसीक्यूज आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। इसको एक दफ़ा लेक्चर, बस आप एक ऐसा करें, लेक्चर ज़रूर ले लें, आप इसे पढ़े बिना एक दफ़ा लेक्चर इसका मेन ले लें जो आपके शॉर्ट लेक्चर हैं यूट्यूब पे, बस उसके अलावा आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक आपकी वीडियो थी स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ चुका होगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट्स में लाजमी पूछें, इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करके आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर दूँगा। बाकी स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट ये है कि फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सारी वीडियोस जो मैंने आपके लिए डाली हुई है प्रिपरेशन की, इनको लाजमी देखें, लाजमी विजिट करें और कंप्लीट वॉच किया करें ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। तो यहीं तक आपकी वीडियो थी, मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट्स में लाजमी पूछें। अल्लाह हाफिज़।